हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सीए रवि। इस वीडियो में कारो 2020 को डिटेल में डिस्कस करूंगा। इसके साथ ही कारो 2020 के जितने भी न्यू क्लॉजेज हैं, डिलीटेड क्लॉजेज हैं, हाइलाइटेड पॉइंट्स ऑफ कारो 2020, डिफरेंस बिटवीन कारो 2020 एंड कारो 2016, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें और आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें और अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दें। कारो 2020 आखिर लाया क्यों गया? कारो 2020 लाने का मेन एम था कि हमें अपने ओवरऑल क्वालिटी रिपोर्टिंग को इन्हांस करना था। कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो कारो 2016 में कवर नहीं थे और जिसकी वजह से मिस गवर्नेंस हो रहा था। सो मेन पर्पज़ कारो 2020 लाने का यही था। अब हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेन डिफरेंस बिटवीन कारो 2016 एंड कारो 2020 वी विल सी इट स्टेप बाय स्टेप। इफेक्टिव डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी, कारो 2016 फाइनेंशियल ईयर 15-16 से एप्लीकेबल था। कारो 2020 हैज सुपरसीडेड कारो 2016 एंड इट इज़ एप्लीकेबल फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2021। हालांकि ये फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए भी एप्लीकेबल था, जैसा कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बट कोविड-19 की वजह से इसे 1 साल के लिए एमसीए ने डेफर कर दिया। अब ये कारो 2020 नेक्स्ट ईयर से एप्लीकेबल हो। अभी हम देखेंगे एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो। दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कारो, क्योंकि यहाँ हम चेक करते हैं कि किस कंपनी पे कारो एप्लीकेबल है और किस कंपनी पे कारो एप्लीकेबल नहीं है। अकॉर्डिंग टू लॉ, Caro is applicable to all company, including foreign company, but there are some exceptions. कुछ कंपनीज हैं जिन पर कारो एप्लीकेबल नहीं होता है, जिसमें बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी है, इन पे कारो एप्लीकेबल नहीं होता है। सेक्शन 8 कंपनीज है, इन पे भी कारो एप्लीकेबल नहीं होता है। 1% कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, और कुछ प्राइवेट कंपनी भी हैं जिन पे कारो एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन उसके लिए उन्हें इन सारे कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। अगर इन कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। अब क्या कंडीशन है हम देखते हैं। प्राइवेट कंपनी शुड नॉट बी ए सब्सिडरी और ए होल्डिंग कंपनी ऑफ ए पब्लिक कंपनी। पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस should not exceed ₹1 करोड़ एज ऑन बैलेंस शीट डेट। हम जो लिमिट है वो बैलेंस शीट डेट पे चेक करेंगे कि पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस मिला करके भी 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बोरोइंग नॉट एक्सीडिंग ₹1 करोड़ फ्रॉम एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे हमें नोटिस करने वाली चीज़ है कि बोरोइंग को हम ड्यूरिंग द ईयर चेक करते हैं कि कभी भी 1 करोड़ से ज़्यादा अगर हो गया तो कारो की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। इसको हम बैलेंस शीट डेट पे नहीं देखते हैं, ये हमें नोट करने वाली बात है। लास्ट पॉइंट है कि रेवेन्यू नॉट एक्सीडिंग ₹10 करोड़ इन द फाइनेंशियल ईयर। रेवेन्यू 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रेवेन्यू में हम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का भी रेवेन्यू इंक्लूड करते हैं। तो क्रक्स ये होता है कि कारो सभी कंपनियों पे एप्लीकेबल है एक्सेप्ट दीज कंपनीज विच आर मेंशन हियर। कारो 2020 और कारो 2016 में एप्लीकेबिलिटी पार्ट में कोई भी चेंज नहीं है, तो कारो 2020 और कारो 2016 एप्लीकेबिलिटी के लिए सेम है। अब हम पैराग्राफ्स की बात करते हैं। कारो की रिपोर्टिंग पैराग्राफ 3 एंड पैराग्राफ 4 में होती है। पैराग्राफ 3 में जैसा कि कारो 2016 में 16 क्लॉजेज थे, जबकि कारो 2020 में 21 क्लॉजेज हैं। यहाँ पे कुछ न्यू क्लॉजेज इंसर्ट हुए हैं, कुछ क्लॉजेज डिलीट हुए हैं और कुछ क्लॉज में इंटरनल चेंजेस हैं। तो हम डिटेल में अब क्लॉज वाइज कारो की रिपोर्टिंग कवर करते हैं। फर्स्ट क्लॉज ऑफ कारो इज सेइंग अबाउट रिपोर्टिंग ऑन फिक्स एसेट्स। जैसे कारो 2016 में रिपोर्टिंग ऑन फिक्स एसेट्स था फर्स्ट क्लॉज, अब कारो 2020 में इसका नाम भी चेंज हो चुका है। नाउ इट्स
रिपोर्टिंग ऑन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, जो कि इंड एस के अकॉर्डिंग अब इंड एस में चूँकि फिक्स एसेट्स नहीं रहा, अब इंड एस में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हो चुका है, तो यहाँ भी नाम चेंज हो गया। कारो में भी हम रिपोर्टिंग ऑन पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट्स देखेंगे। कारो 2016 में 4 पॉइंट्स थे। पहले कारो 2016 में हम फर्स्ट क्लॉज में देखते थे मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर रिकॉर्ड इंक्लूडिंग डिटेल्स ऑफ क्वांटिटी, सिचुएशन ऑफ फिक्स एसेट्स, फिजिकल वेरिफिकेशन एट रेगुलर इंटरवल बाय द मैनेजमेंट, एसेट्स की फिजिकल वेरिफिकेशन होनी चाहिए थी मैनेजमेंट के द्वारा। कोई भी अगर मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज दिखती है तो उसको रिपोर्ट करना होता था। और टाइटल डीड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर किसी और के नाम पे है अपार्ट फ्रॉम कंपनी, तो उसे हमें कारो में रिपोर्ट करना होता था। बट कारो 2020 में कुछ एडिशनल पॉइंट भी इंसर्ट हुए हैं जो कि इन 4 पॉइंट्स के अलावा हैं। ये 4 पॉइंट तो कारो 2020 में भी है। जो एडिशनल पॉइंट है वो हमने डिफरेंट कलर में दिया है। जो भी एडिशनल पॉइंट है वो ब्लू कलर में यहाँ पे है, जो कि मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स अब हमें कवर करना है, और रिवैल्यूएशन ऑफ पीपीई इफ डन बाय ए रजिस्टर्ड वैल्यूअर एंड इफ द अमाउंट ऑफ चेंजेस इज मोर देन इक्वल टू 10% ऑफ नेट कैरिंग वैल्यू। अगर पीपीई में रिवैल्यूएशन हुआ है किसी रजिस्टर्ड वैल्यूअर द्वारा और उसका जो वैल्यूएशन है, जो रीवैल्यूएशन है, वो कैरिंग वैल्यू जो पहले था बुक्स में उससे 10% या उससे ज़्यादा है, तो हमें कारो में रिपोर्ट करनी है। और एक चेंजेज और है कि अगर टाइटल डीड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पे नहीं है तो उसके लिए स्पेसिफिक फॉर्मेट अब दिया गया है, जो कि हमने इस वीडियो के एंड में कवर किया है। वो फिर फॉर्मेट आप देख सकते हैं। अब हमें जो कारो में रिपोर्टिंग करनी है टाइटल डीड की, वो स्पेसिफिक फॉर्मेट में करनी है। इसके अलावा फर्स्ट क्लॉज में एक और चेंज है, वो है रिपोर्टिंग ऑन बेनामी ट्रांजैक्शन। पहले ये क्लॉज फर्स्ट का पार्ट नहीं था कारो 2016 में। अब हमें अगर कोई भी प्रोसीडिंग बेनामी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड मिलती है कंपनी में, तो हमें उसे रिपोर्ट करना है कारो के अंडर। डिटेल्स ऑफ एनी प्रोसीडिंग पेंडिंग अंडर बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 अगेंस्ट द कंपनी एंड इट्स अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये अब जरूरी है। अब हम देखेंगे क्लॉज 2 ऑफ कारो, दैट इज रिपोर्टिंग ऑन इन्वेंट्री। कारो 2016 में 2 पॉइंट थे। हमें देखना होता था कि मैनेजमेंट ने इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन रेगुलर इंटरवल पे किया है या नहीं किया है, और अगर कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज पाई गई है तो उसे रिपोर्ट किया है या नहीं किया है। इन 2 पॉइंट्स को देख के हमें कारो के अंडर रिपोर्ट करनी होती थी। अब कारो 2020 में चेंजेस है। कारो 2020 में मटेरियलिटी को भी कंसीडर किया गया है। नाउ मटेरियलिटी इज कंसीडर टू बी 10% और मोर फॉर इन्वेंट्री आइटम। इसके अलावा क्लॉज 2 में हमें वर्किंग कैपिटल पे भी रिपोर्टिंग करनी है। वर्किंग कैपिटल में क्या चेंजेस है हम देखेंगे। इफ सैंक्शनड वर्किंग कैपिटल लिमिट इन एक्सेस ऑफ ₹5 करोड़ फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन हाइपोथिकेशन ऑफ करेंट एसेट्स, अगर 5 करोड़ से ज़्यादा का वर्किंग कैपिटल लिया है हाइपोथिकेशन ऑफ करेंट एसेट पे, तो हमें उसे रिपोर्ट करना है। और दूसरा पॉइंट है कि अब इफ क्वार्टरली रिटर्न फाइल्ड विद बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर इन द कन्फर्मिटी विद बुक्स और नॉट, जो भी क्वार्टरली रिटर्न फाइल होती है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अगेंस्ट वर्किंग कैपिटल लोन, तो वो क्या हमें जो बुक्स में रिकॉर्ड किया है उससे उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर कोई भी नॉन कंप्लायंस है तो उसे हमें कारो में रिपोर्ट करना है। थर्ड क्लॉज ऑफ कारो, रिपोर्टिंग ऑन इन्वेस्टमेंट, एनी गारंटी, सिक्योरिटी और एडवांसेज और लोन गिवन। इस क्लॉज में भी काफ़ी अमेंडमेंट है। कारो 2016 में सिर्फ 4 पॉइंट थे। हमें देखना होता था द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ लोन्स आर नॉट प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। जो भी लोन, एडवांस या गारंटी या इन्वेस्टमेंट की जो कंडीशन थी वो प्रिजुडिशियल टू कंपनी नहीं होनी चाहिए थी। अगर ऐसा है तो हमें रिपोर्ट करना होता था। कोई भी रिपेमेंट है वो एज पर टर्म्स एंड कंडीशन है या नहीं है, वेदर द रिपेमेंट इज इन ऑर्डर और नॉट। अगर ऐसा नहीं है तो हमें रिपोर्ट करना होता था।
लोन आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 90 डेज एंड देयर रिकवरी पोजीशन। जो भी लोन 90 डेज से ज़्यादा की आउटस्टैंडिंग हो चुकी होती थी उसके लिए हमें कारो में रिपोर्टिंग करनी होती है कारो 2016 के अकॉर्डिंग, और उसका क्या रिकवरी पोजीशन है। उसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि लोन एनपीए होने जा रहा है या जैसा भी है उसके अकॉर्डिंग हमें रिपोर्टिंग करनी होती थी। फोर्थ पॉइंट है वेदर सेक्शन 185 एंड 186 ऑफ द कंपनीज एक्ट हैव बीन कंप्लाइड विथ और नॉट। कारो 2016 में हमें सेक्शन 185 और 186 के कंप्लायंस चेक करनी होती थी कि जो भी लोन्स एडवांसेज हैं वो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर कोई भी नॉन कंप्लायंसेज है तो उसे हमें रिपोर्ट करनी होती थी कारो के अंदर। कारो 2020 में इन 4 पॉइंट्स के अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट इंसर्ट किए गए हैं। प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ इन्वेस्टमेंट, गारंटिंग ऑफ गारंटी और सिक्योरिटी एंड प्रोवाइडिंग ऑफ लोन और एडवांसेज। जो भी इन्वेस्टमेंट या गारंटी हमने दिया है कंपनी ने, या सिक्योरिटी दिया है या लोन और एडवांस प्रोवाइड किया है, उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर करना है। डिस्क्लोजर ऑफ एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंड आउटस्टैंडिंग बैलेंसेज ऑफ लोन टू सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एसोसिएट्स। अगर कंपनी ने किसी एसोसिएट्स को, सब्सिडरी को या जॉइंट वेंचर को कोई भी लोन दिया है और वो आउटस्टैंडिंग है बैलेंस, तो हमें उसे रिपोर्ट करना है। उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर करना है कि कितना अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर था और कितना बैलेंस आउटस्टैंडिंग है एट द एंड ऑफ द ईयर। इसके अलावा डिस्क्लोजर ऑफ एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंड आउटस्टैंडिंग बैलेंसेज ऑफ लोन टू पार्टीज अदर देन सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट्स। हमें सेपरेट डिस्क्लोजर देना है अगर हमने किसी को लोन और एडवांस किसी सब्सिडरी जॉइंट वेंचर और एसोसिएट्स को दिया है या अदर देन सब्सिडरी जॉइंट वेंचर और एसोसिएट्स को दिया है। हमें दोनों के बैलेंस ड्यूरिंग द ईयर और आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्लियरली कारो में रिपोर्ट करना है। इसके अलावा इन केस ऑफ लोन और एडवांसेज रिपेबल ऑन डिमांड विदाउट एनी टर्म और पीरियड ऑफ पेमेंट स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ सच लोन गिवन टू द प्रमोटर्स एंड रिलेटेड पार्टी। अगर हमने कोई ऐसा लोन या एडवांस दिया है जिसका रिपेमेंट का टर्म्स और डिसाइडेड नहीं है और वो लोन या एडवांसेज प्रमोटर और रिलेटेड पार्टी को दिया गया है, तो हमें उसका डिस्क्लोजर कारो के अंदर देना पड़ेगा। इन केस एग्जिस्टिंग लोन्स फॉलिंग आर ड्यू ड्यूरिंग द ईयर हैव बीन एक्सटेंडेड, रिन्यूड, रिप्लेस्ड विथ फ्रेश लोन, स्पेसिफाई द एग्रीगेट अमाउंट एंड परसेंटेज ऑफ सच लोन्स। अगर कोई ऐसा लोन है जो कि इस करंट ईयर में ड्यू था लेकिन उसका पीरियड एक्सटेंड कर दिया गया, रिन्यू कर दिया गया लोन को, या फ्रेश लोन से उसको रिप्लेस कर दिया गया, तो हमें उसे डिस्क्लोज करना है अंडर कारो क्लॉज 3। नाउ विल सी फोर्थ क्लॉज ऑफ कारो, दैट इज रिपोर्टिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ ए लोन टू डायरेक्टर। इस क्लॉज में कोई चेंजेज नहीं है, जैसा कारो 2016 में था वैसा ही अब भी है। If the company has given any loan to director or any other person in whom the director is interested or made any investment, whether the company has made compliance with the provision of governing such loan, investment and guarantee। अगर हमने कंपनी ने अगर कोई भी लोन डायरेक्टर या डायरेक्टर से रिलेटेड किसी पर्सन को कोई भी लोन दिया है या कोई भी इन्वेस्टमेंट दिया है जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, तो हमें ये चेक करना है कि जो भी लॉज है, जो भी सेक्शन है कंपनी एक्ट के अंदर, क्या उसके कंप्लायंसेज हुए हैं। अगर कोई भी नॉन कंप्लायंस है तो हमें कारो के अंडर रिपोर्ट करनी होगी। फिफ्थ क्लॉज ऑफ कारो, दैट इज रिपोर्टिंग ऑन डिपॉजिट्स। ये क्लॉज भी अमेंड हो चुका है। कारो 2016 में 3 पॉइंट थे। For deposit accepted by the company, whether RBI directive and section 73 to 76 have been followed or not। अगर कोई भी कंपनी ने डिपॉजिट लिया है तो हमें ये चेक करना होता था कि आरबीआई के जो भी डायरेक्टिव है और जो भी सेक्शन 73 और 76 के प्रोविज़न है, 73 टू 76 से जो भी प्रोविज़न है वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो हमें कारो के अंदर रिपोर्टिंग करनी है। इफ़ एन ऑर्डर इज प्लेस्ड बाय द कोर्ट और एनी अदर ट्रिब्यूनल लाइक आरबीआई, सीएलबी, एनसीएलटी एक्सेट्रा, तो भी हमें रिपोर्ट करनी है। अगर कोई भी ऑर्डर आरबीआई ने या सीएलबी ने एनसीएलटी डिपॉजिट्स के रिगार्डिंग पास किया है तो हमें उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा अंडर कारो।
वेदर एनी नॉन कंप्लायंसेज इज नोटिस एंड स्पेसिफाई द नेचर ऑफ कंट्रावेंशन। अगर हमें कोई भी नॉन कंप्लायंस मिलता है तो हमें उस डिपॉजिट का जो भी नेचर है और प्रोविज़न का जो भी कंट्रावेंशन है हमें उसे रिपोर्ट करनी पड़ेगी। कारो 2020 में चेंजेस क्या है, बाकी सारे पॉइंट सेम है, लेकिन अब हमें इसमें डिम डिपॉजिट को भी कवर कर लिया है। अब हम देखेंगे क्लॉज 6 ऑफ कारो। ये बात करता है कॉस्ट रिकॉर्ड्स की। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, कारो 2016 से सेम है ये। इफ मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड इज स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 148 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 वेदर सच अकाउंट्स एंड कॉस्ट रिकॉर्ड्स हैव बीन मेंटेन्ड और नॉट बाय द कंपनी। जो भी सेक्शन 148 में कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए जिस कंपनी पे कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना नेसेसरी है, अगर उसने वो रिकॉर्ड एज पर सेक्शन 148 मेंटेन नहीं किया है तो हमें कारो के अंदर रिपोर्टिंग करनी है। अगर उस कंपनी ने सेक्शन 148 के अकॉर्डिंग सारे रिकॉर्ड और सारे अकाउंट्स मेंटेन किए हैं तो हमें रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं होगी। क्लॉज 7 ऑफ कारो ये बात करता है रिपोर्टिंग ऑन स्टैट्यूटरी ड्यूज की। इस क्लॉज में भी कोई चेंजेज नहीं है, जैसा कारो 2016 में था वैसा ही अभी भी है। यहाँ पे हम देखते हैं द कंपनी इज रेगुलरली डिपॉजिटिंग इट्स स्टैट्यूटरी ड्यूज विद अथॉरिटीज सच एज ESI, PF, इनकम टैक्स एक्सेट्रा और नॉट। जो भी कंपनी की स्टैट्यूटरी ड्यूज है, जो भी लाइक ESI, PF, इनकम टैक्स, GST, वो क्या कंपनी टाइमली पे कर रही है। अगर ऐसा नहीं कर रही है तो हमें कारो के अंडर रिपोर्टिंग करनी है। अगर कंपनी रेगुलरली सब कुछ पे कर रही है अपने ड्यूज तो रिपोर्टिंग करने की आवश्यकता नहीं है। अगर इफ नॉट रेगुलर स्टैट्यूटरी ड्यूज आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर शुड बी डिस्क्लोज। यहाँ भी हमें ये देखना है, हमें रिपोर्टिंग कारो के अंडर वो करनी है जो स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑलरेडी 6 महीने से ज़्यादा की आउटस्टैंडिंग हो गई है। जो 6 महीने से कम की है उसकी रिपोर्टिंग नहीं करना ज़रूरी नहीं है कारो में। जो आउटस्टैंडिंग मोर देन 6 मंथ है उन्हें हमें डिस्क्लोज करना है। If any taxes have not been deposited because of any pending dispute, disclosure on the amount of such disputes and the forum where the litigation is ongoing। अगर कोई डिस्प्यूट हमें कोई भी आउटस्टैंडिंग ड्यू इस वजह से है क्योंकि उसके अगेंस्ट हमने अपील कर रखी है, कोई भी यानी कोई भी ड्यू अगर डिस्प्यूटेड है तो हमें उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है और वहाँ हमें क्लियरली मेंशन करना है कि किस फोरम पे हमारा अपील या डिस्प्यूट जो है वो पेंडिंग है, कहाँ पे हमारे केसेस इन प्रोसेस है जिसकी वजह से हमने ड्यूज अभी पे नहीं किए हैं। तो हमें दो चीज़ें अलग अलग डिस्क्लोज करनी है। जो भी आउटस्टैंडिंग मोर देन 6 मंथ है, एक तो हमें वो डिस्क्लोज करना है कारो में, और जो भी डिस्प्यूटेड पार्ट है, जो भी आउटस्टैंडिंग बिकॉज ऑफ डिस्प्यूट है, उसको हमें वहाँ पे हमें डिस्क्लोजर डिटेल में देना है कि कितना अमाउंट है, किस अथॉरिटी के पास हमारा केसेज पेंडिंग है और किस लेवल पे पेंडिंग है, सब कुछ हमें डिस्क्लोज करना है। क्लॉज 8 अब कारो, यहाँ पे हम देखेंगे रिपोर्टिंग ऑन ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड। ये नया क्लॉज इंसर्ट हुआ है कारो 2020 में। कारो 2016 में ये क्लॉज नहीं था। यहाँ पे हम देखेंगे आर देयर एनी ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बट डिस्क्लोज्ड एज इनकम इन द इनकम टैक्स प्रोसीडिंग या असेसमेंट। जैसा कि पहले तो हमने फॉर एग्जांपल बुक्स में हमने कोई इनकम डिस्क्लोज नहीं किया, और जब इनकम टैक्स का नोटिस आया, केसेज ओपन हुए, तो हमने डिस्क्लोज कर दिया कि हाँ ये इनकम हुई थी, हमने बुक्स में इसे नहीं दिखाया। तो उस चीज़ को हमें कारो में भी रिपोर्ट करना पड़ेगा अगर कोई ऐसा केस आता है तो। प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ सच अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन हैज़ बीन डन और नॉट। अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ कि हमने बुक्स में तो रिकॉर्ड नहीं किया और असेसमेंट या प्रोसीडिंग में उसको हमने डिस्क्लोज कर दिया डिपार्टमेंट के पास, उस केस में हमें प्रॉपर डिस्क्लोजर देखना पड़ेगा कि हमने क्या उसका बुक्स में उस अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन का किया है। अगर नहीं किया है तो उसका कारो के अंदर रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। क्लॉज 9 रिपोर्टिंग ऑन डिफॉल्ट्स इन रीपेमेंट। क्लॉज 9 बात करता है कि जो भी हमारे ऊपर लायबिलिटी है, जो भी ड्यूज है,
अगर हमने उसे रिपे करने में कोई डिफ़ॉल्ट किया है। कारो 2016 में एक पॉइंट था इसके रिगार्डिंग, द डिटेल्स ऑफ पीरियड एंड अमाउंट ऑफ डिफ़ॉल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ रिपेमेंट ऑफ लोन और बोरोइंग टू बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट और डिवेंचर होल्डर। अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट कर दिया हमने रिपेमेंट में, किसी भी बैंक का लोन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का है या गवर्नमेंट का है, जो जिसका भी है, तो हमें उसको डिस्क्लोजर करना होता था कि किस पीरियड का है वो लोन और कितना अमाउंट है। लेकिन कारो 2020 में बहुत सारे एडिशनल पॉइंट भी दिए हैं इसके अलावा। पहला पॉइंट तो एज इट इज़ है। सेकंड पॉइंट, अब हमें स्पेसिफाइड फॉर्मेट दिया गया है इसके लिए कि हमें लेंडर वाइज डिटेल देना पड़ेगा कि किसका कितना अमाउंट है और किस पीरियड के लिए है। उसके लिए स्पेसिफिक फॉर्मेट हमने वीडियो के एंड में डाला हुआ है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। वेदर द कंपनी इज डिक्लेयर्ड एज ए विलफुल डिफॉल्टर बाय ए लेंडर, हमें अगर लेंडर ने विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया तो उसे भी पहले के अंदर रिपोर्ट करनी पड़ेगी। वेदर टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन्स आर अप्लाइड फॉर द पर्पज फॉर विच दे वर ऑब्टेन्ड विद डिटेल ऑफ डाइवर्जन इफ एनी, हमें इसके रिगार्डिंग भी अब डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अगर हमने टर्म लोन लिया या शॉर्ट टर्म लोन लिया बैंक से और उसका हमने पर्पज बैंक को जो सबमिट किया था वो कुछ और था, उसका यूज हमने कहीं और किया, या फॉर एग्जांपल कंपनी ने लोन लिया और डायरेक्टर ने अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज कर लिया या किसी भी अपने बेनिफिट के लिए यूज कर लिया, तो ऐसे जितने भी आउटस्टैंडिंग लोन्स होंगे उसका हमें डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कारो 2020 के अंदर। डिटेल ऑफ फंड प्रोक्योर्ड बाय द कंपनी टू मीट द ऑब्लिगेशन ऑफ सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट्स, अगर कंपनी ने कोई भी बैंक से लोन या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है किसी से भी ऐसा लोन लिया है जो कि सब्सिडरी या जॉइंट वेंचर है अपने एसोसिएट्स के लिए है, तो उसको हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा कारो 2020 के अंदर, जो कि पहले कारो 2016 में ऐसा ज़रूरी नहीं था। वेदर द कंपनी हैज़ रेज्ड लोन ऑन द प्लेज ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड इन द सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट्स, हमें उस केस में भी अब कारो की रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। अगर हमने, जैसा कि हम बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो कोई भी लोन लेना होता है तो हमें कोई कोलेटरल सिक्योरिटी कुछ भी बैंक को देना होता है। अगर इस केस में हमने अपने सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर और एसोसिएट्स के सिक्योरिटी प्लेज कर दिए बैंक को, तो उस केस में हमें कारो के अंदर उसकी डिस्क्लोजर देनी पड़ेगी कि हमने अपने इन सब्सिडरीज के या एसोसिएट्स के लोन के अगेंस्ट शेयर प्लेज कर रखे हैं। अब हम देखेंगे क्लॉज 10 ऑफ कारो, दैट इज़ रिपोर्टिंग ऑन पब्लिक ऑफर। इस क्लॉज में भी कोई चेंज नहीं है, जैसा कारो 2016 में था वैसा ही अभी भी है। यहाँ पे हम देखते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ मनी रेज थ्रू IPO, FPO फॉर द ईयर मार्क पर्पज फॉर विच इट वॉज रेज और नॉट। इस क्लॉज में हमें देखना होता है कि जो भी हमने कंपनी ने फंड रेज किए IPO या FPO को थ्रू, क्या वो जिस पर्पज़ के लिए फंड रेज हुए थे उसी पर्पज़ के लिए यूज हुआ या नहीं। अगर पर्पज़ डेविएट हो रहा है तो उसे हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा कारो के अंदर। इन केस ऑफ एनी डिले एंड डिफ़ॉल्ट इन यूटिलाइजेशन, देन उसका डिटेल हमें देना पड़ेगा। अगर कोई भी डिले होता है या डिफ़ॉल्ट होता है फंड यूटिलाइज करने में जो हमने IPO या FPO के थ्रू रेज किया था, तो उसे भी कारो में रिपोर्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा रिपोर्टिंग ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, अगर हमने प्राइवेट प्लेसमेंट या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू कोई फंड रेज किया है तो क्या सेक्शन 42 और 62 का ऑफ कंपनीज एक्ट फॉलो हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो हमें कारो में रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। वेदर द अमाउंट रेज हैज़ बीन यूटिलाइज फॉर द पर्पज फॉर विच इट वॉज रेज, यहाँ भी उसी की बात कर रहे हैं कि जो हमने फंड रेज किए थे क्या वो उसी पर्पज़ के लिए यूज हुए जिस पर्पज़ के लिए हमने फंड रेज किया था। अगर ऐसा नहीं है तो हमें कारो में रिपोर्ट करनी है, अदरवाइज रिपोर्ट नहीं करनी होगी। अब हम देखेंगे क्लॉज 11 ऑफ कारो, दैट इज रिपोर्टिंग ऑन फ्रॉड। इस क्लॉज में भी अमेंडमेंट है। कारो 2016 में था एनी फ्रॉड बाय द कंपनी और इट्स ऑफिसर एम्प्लॉई विच हैज़ बीन नोटिस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, अगर कोई भी फ्रॉड कंपनी या उसके ऑफिसर या एम्प्लॉई ने किया है ड्यूरिंग द ईयर तो हमें उसे रिपोर्ट करना होता था। द नेचर एंड अमाउंट ऑफ फ्रॉड इन्वॉल्व,
बस इतना रिपोर्ट करना होता था कारो के अंदर। अब एडिशनल पॉइंट क्या आया है इसके अलावा, वेदर एनी रिपोर्ट इन्फॉर्म एडीटी 4 हैज़ बीन फाइल्ड बाय द ऑडिटर विद द सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिलेशन टू सस्पेक्टेड ऑफेंस। अब हमें ये भी रिपोर्ट करना है कि क्या उस डिफ़ॉल्ट के लिए क्या ऑडिटर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर्म 84 में ये इंफॉर्मेशन दी है या सस्पेक्टेड ऑफेंस का या नहीं दिया है, इसका भी कारो के अंदर रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। क्लॉज 11 में एक और पॉइंट इंसर्ट किया है, रिपोर्टिंग ऑन विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स। पहले ये पॉइंट नहीं था कारो 2016 में, नया पॉइंट ऐड हुआ है। विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स रिसीव्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर टू बी कंसिडर्ड बाय ऑडिटर व्हाइल सबमिटिंग हिज ऑडिट रिपोर्ट। अगर किसी ने इंटरनल या एक्सटर्नल विसल ब्लोअर कोई भी हो सकता है कंप्लेंट रेज किया है कंपनी के अगेंस्ट, तो क्या उसे ऑडिटर ने अपने ऑडिट रिपोर्ट में उसे कंसीडर करना होगा अंडर कारो 2020। क्लॉज 12 ऑफ कारो, रिपोर्टिंग ऑन निधि कंपनी। इस क्लॉज में भी अमेंडमेंट है। कारो 2016 में 2 पॉइंट थे मेंटेनेंस ऑफ नेट ऑन फंड टू डिपॉजिट इन द रेशो ऑफ 1:20 टू मीट आउट द लाइबिलिटी। हमें नेट ऑन फंड को डिपॉजिट का 1:20 के रेशो में रखना होता था। एंड मेंटेनेंस ऑफ 10% अनइनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट एज स्पेसिफाइड इन द निधि रूल्स। हमें 10% अनइनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट रखना होता था और 1:20 का रेशो चेक करना होता था ऑन फंड टू डिपॉजिट्स में। अगर नॉन कंप्लायंसेज कोई है तो हमें कारो के अंडर रिपोर्ट करनी होती थी। ये 2 पॉइंट सेम है कारो 2020 में। इसके अलावा एक एडिशनल पॉइंट ऐड किया है, वेदर देयर इज एनी डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट और रीपेमेंट देयर ऑफ। ये पहले नहीं था। अगर निधि कंपनी ने अपने डिपॉजिट्स पे अगर इंटरेस्ट या डिपॉजिट रीपेमेंट में अगर कोई डिफ़ॉल्ट कर दिया, किसी का इंटरेस्ट ड्यू था या डिपॉजिट किसी को रिपे करनी थी बट कंपनी ने नहीं किया, तो उसका भी अब डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कारो 2020 के अंदर। क्लॉज 13 ऑफ कारो ये बात करता है रिपोर्टिंग ऑन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं है, जैसा कारो 2016 में था सेम है। वेदर ऑल ट्रांजैक्शन विथ रिलेटेड पार्टी हैव बीन मेड इन कंप्लायंस विथ सेक्शन 177 एंड 188। हमें ये सिर्फ चेक करना है कि क्या कंपनी एक्ट के सेक्शन 177 और 188 के जो भी प्रोविज़न है वो रिलेटेड पार्टी के केस में, ट्रांजैक्शन के केस में फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो भी रिक्वायरमेंट है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के केस में वो हुआ है? अगर ऐसा है तो ठीक है, नहीं है तो हमें कारो के अंडर रिपोर्ट करनी है। क्लॉज 14 ऑफ कारो, रिपोर्टिंग ऑन इंटरनल ऑडिट। ये भी नया क्लॉज इंसर्ट हुआ है कारो 2020 में, पहले नहीं था। ये बात करता है द कंपनीज इंटरनल ऑडिट सिस्टम इज कमेंसरेट विद द साइज एंड नेचर ऑफ इट्स बिजनेस और नॉट। क्या जो कंपनी ने इंटरनल ऑडिट सिस्टम लगाया है अपने कंपनी में, क्या वो साइज एंड नेचर के और बिजनेस के हिसाब से है? अगर ऐसा ऑडिटर को लगता है कि है तो ठीक है, अदरवाइज उसको कारो में रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। वेदर द स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैज़ कंसीडर्ड द इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कंपनी। कारो के अंदर ये भी रिपोर्ट करनी पड़ेगी कि क्या स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट को कंसीडर किया है या नहीं किया है। क्लॉज 15 ऑफ कारो, दैट इज रिपोर्टिंग ऑन नॉन कैश ट्रांजैक्शन। इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, पहले भी सेम था। एनी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस एंटर्ड इनटू विद डायरेक्टर और रिलेटेड पर्सन इज विद इन लिमिट प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 192 और नॉट। हमें जो भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन डायरेक्टर के साथ किया है या रिलेटेड पार्टी के साथ किया है, क्या वो अंडर 192 ऑफ कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग है? अगर ऐसा नहीं है तो हमें कारो में रिपोर्ट करनी पड़ेगी। अभी हम देखेंगे क्लॉज 16 ऑफ कारो, इट इज़ रजिस्ट्रेशन अंडर RBI। कारो 2016 में हमें देखते थे वेदर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय NBFC लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर द RBI एक्ट। सिर्फ एक ही पॉइंट था वहाँ पे, हमें ये चेक करना होता था कि NBFC ने अपना रजिस्ट्रेशन RBI से ले रखा है नहीं ले रखा है। कारो 2020 के अंदर एडिशनल 3 पॉइंट्स और इंसर्ट हुए हैं इसके अलावा, जो कि कंडक्शन ऑफ
एनी NBFC एक्टिविटी विदाउट होल्डिंग ए वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर किसी कंपनी के पास वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं है और वो NBFC एक्टिविटीज़ कर रहा है तो उसे कारों के अंदर रिपोर्ट करना पड़ेगा। वेदर द कंपनी क्वालिफाई फॉर कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, क्या वो कंपनी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए क्वालिफाई करती है, अगर नहीं करती है तो अगर वैसा एक्टिविटी कर रही है तो वो भी कारों के अंडर रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। और थर्ड पॉइंट है कि अगर कंपनी के पास कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी एक से ज़्यादा है तो कितने हैं वो हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे क्लॉज 17 ऑफ कारो, दैट इज़ रिपोर्टिंग ऑन कैश लॉसेज। ये भी नया क्लॉज इंसर्ट हुआ है कारो 2020 में, कारो 2016 में नहीं था। यहाँ पे हम देखते हैं अगर कोई भी कैश लॉस हुआ है ड्यूरिंग द ईयर या फिर प्रीसीडिंग ईयर में कंपनी में, तो हमें उसे रिपोर्ट करना है। द अमाउंट ऑफ कैश लॉसेज या नेगेटिव बैलेंस रिफ्लेक्टिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्लॉज 18 ऑफ कारो, यहाँ हम बात करते हैं रिपोर्टिंग ऑन रेजिग्नेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। ये भी नया क्लॉज इंसर्ट हुआ है कारो 2020 में, पहले नहीं था। इसमें हम बात करेंगे एनी रेजिग्नेशन ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ड्यूरिंग द ईयर। अगर ड्यूरिंग द ईयर किसी स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने रिज़ाइन किया है तो हमें वो सारे डिटेल डिस्क्लोज देखना पड़ेगा वेदर डिटेल ऑफ इशूज, ऑब्जेक्शंस और कंसर्न रेज्ड बाय आउटगोइंग ऑडिटर हैव बीन अप्रोप्रिएटली कंसीडर्ड और नॉट। क्या कंपनी ने जो आउटगोइंग स्टैट्यूटरी ऑडिटर है जिसने रेजिग्नेशन दिया है, क्या उसके इशू जो भी थे या ऑब्जेक्शंस थे या फिर उसने जो भी कंसर्न रेज किए, क्या वो अप्रोप्रिएटली कंसीडर हुए मैनेजमेंट के द्वारा या नहीं हुए। इन सब चीज़ों को हमें कारों के अंदर रिपोर्ट करनी पड़ेगी अंडर क्लॉज 18। क्लॉज 19 ऑफ कारो बात करता है रिपोर्टिंग ऑन अनसर्टेनिटी टू मीट लाइबिलिटी। इस क्लॉज में हमें देखना है डिटेल्स ऑफ मटेरियल अनसर्टेनिटी विथ रिगार्ड टू रियलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी। डिटेल ऑफ जो मटेरियल अनसर्टेनिटी हमें देखना है वो या तो हो सकता है रियलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स के रिगार्डिंग या फिर पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ के भी रिगार्डिंग हो सकता है। अब हमें रिपोर्टिंग करनी कैसी है वो सेकंड पॉइंट में बात करेगा। वेदर एनी सच अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट ऑन द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट दैट द कंपनी विल नॉट बी कैपेबल ऑफ मीटिंग इट्स लाइबिलिटीज एज एंड व्हेन दे फॉल ड्यू विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट। अगर कोई भी अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है ऑडिट रिपोर्ट के डेट पे तो हमें वो देखना पड़ेगा कि क्या कंपनी विल नॉट बी कैपेबल ऑफ मीटिंग द इट्स लाइबिलिटी एज एंड व्हेन दे फॉल ड्यू विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट। जब वो जो भी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है क्या वो कंपनी जब ड्यू हो रहा है विद इन 1 ईयर फ्रॉम बैलेंस शीट डेट क्या कंपनी पे करने में सक्षम है। अगर नहीं है तो इस केस में हमें रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी अंडर क्लॉज 19। क्लॉज 20 ऑफ कारो ये बात करता है रिपोर्टिंग ऑन CSR एक्टिविटी। ये भी पहले नहीं था, ये नया ही इंसर्ट हुआ है कारो 2020 के अंदर। इन रिलेशन टू ऑन गोइंग CSR प्रोजेक्ट्स डिटेल ऑफ ट्रांसफर ऑफ अनस्पेंड CSR अमाउंट टू द स्पेशल अकाउंट विद इन स्टिपुलेटेड टाइम इन कंप्लायंस विद सेक्शन 135। यहाँ पे हमें CSR एक्टिविटी के रिगार्डिंग रिपोर्ट करना है कि अगर कंपनी ने जो भी उसके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं CSR के, तो जो भी डिटेल्स अमाउंट उन्होंने ट्रांसफ़र किए हैं जो कि अभी प्रोजेक्ट में यूज नहीं हुए एट द एंड ऑफ द ईयर, तो उसका हमें डिस्क्लोजर देना पड़ेगा एज पर सेक्शन 135 के कंप्लायंस के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। सेकंड पॉइंट में फॉर CSR प्रोजेक्ट अदर देन ऑनगोइंग वंस, अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, डिटेल ऑफ ट्रांसफर ऑफ अनस्पेंड CSR अमाउंट टू द फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7 विद इन स्टिपुलेटेड टाइम इन कंप्लायंस विद सेक्शन 135। तो हमें चेक करना है कि एज पर शेड्यूल 7 क्या वो विद इन टाइम ट्रांसफ़र हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर ऐसा नहीं है तो हमें क्लॉज 20 ऑफ कारो 2020 के अंडर रिपोर्टिंग करनी होगी। अब हम देखेंगे क्लॉज 21 ऑफ कारो 2020। ये बात करता है क्वालिफिकेशन और एडवर्स ऑडिटर रिमार्क्स इन अदर ग्रुप कंपनीज। पहले जैसा कि क्लॉज नहीं था कारो 2016 के अंदर, कारो 2016 वाज नॉट एप्लीकेबल टू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाउएवर कारो 2020 compares
clause which is now applicable to auditor's report on consolidated financial statement. कारो 2016 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अप्लाई नहीं होता था, जबकि कारो 2020 अब होगा। कारो 2020 के अंदर कहता है कि अगर किसी ऑडिटर ने स्टैंड अलोन बैलेंस शीट पे अपना एडवर्स रिमार्क्स दिया है तो उसे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जब ऑडिट रिपोर्ट देगा वो ऑडिटर, तो उस केस में भी उसे रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी अंडर क्लॉज 21, ऐसा कि पहले ये रिक्वायरमेंट नहीं था। कारो 2020 में एक क्लॉज जो कि पहले था कारो 2016 में, अब ओमिट हो चुका है, डिलीट कर दिया गया है। यह रिपोर्टिंग ऑन मैनेजरियल रेम्यूनरेशन अब कारो 2020 का पार्ट नहीं है। पैराग्राफ 4 अब कारो में कोई भी चेंज नहीं है। इफ कारो रिपोर्ट टू बी नेक्स्ट विद द ऑडिटर रिपोर्ट कंटेन एनी अनफेवरेबल और क्वालिफाइड रिमार्क्स, द ऑडिटर शैल स्टेट द रीजन फॉर हिज ओपिनियन। अगर कोई भी अनफेवरेबल या क्वालिफाइड रिमार्क्स अंडर कारो देता है ऑडिटर, तो उसको रीजन देना पड़ेगा अपने ओपिनियन का अंडर ऑडिट रिपोर्ट। नोट ए, हमने जैसा कि कारो क्लॉज 1 में पढ़ा था कि जो भी डिटेल ऑफ टाइटल डीड है, जो कि कंपनी के नाम पे जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, जो भी टाइटल नहीं है, उसका रिपोर्टिंग हम अब इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करेंगे। पहले जो कि फॉर्मेट प्रिस्क्राइब नहीं था, अब कारो 2020 में स्पेसिफिक फॉर्मेट दिया गया, हमें इसी के अंडर रिपोर्ट करनी है। नोट बी है हमारा, हमने कारो के क्लॉज 9 में हमने जो कि पढ़ा था, डिटेल ऑफ डिफ़ॉल्ट इन रीपेमेंट एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर कारो 2020। अब हमें जो भी डिफ़ॉल्ट किया है हमने रीपेमेंट में, उसे लेंडर वाइज डिटेल के हिसाब से इस फॉर्मेट में, इस प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में ही रिपोर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए भी पहले कोई फॉर्मेट प्रिस्क्राइब नहीं था, कारो 2020 में इसे प्रिस्क्राइब किया गया। अब हम देखेंगे डिफरेंट फीचर ऑफ कारो 2020। कारो 2020 ड्यू डिलिजेंस को काफ़ी हद तक इन्हांस करता है और ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है कारो 2020 के अंदर। कारो 2020 का मेन एम ही यही है कि ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया जाए, ट्रूथ और फेयरनेस को बढ़ाया जाए कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन में। अब हम देखते हैं डिफरेंट फीचर ऑफ कारो 2020 इज द एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी on the auditor. A typical auditor is concerned about the truth and fairness of the financial statement. However, CARO 2020 covers many governance issues on which the MCA require the auditor to comment. The audit has been used as a mechanism to control corporate misgovernance. ऑडिट का मेन एम ही यही है कि मिस गवर्नेंस को जितना हो सके कम किया जाए, उसको कंट्रोल किया जाए। तो कारो में भी जो भी चेंजेस है वो इसी वजह से किए गए हैं कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई जा सके। जो भी मिस गवर्नेंस है, वो चाहे CSR एक्टिविटी को लेके हो, स्टैट्यूटरी ऑडिटर रेजिग्नेशन हो, जो भी नए चेंजेज है, कैश लॉसेज हो, नेगेटिव कैश हो, वो सब उसकी रिपोर्टिंग हमें कारो 2020 में मैंडेटरी कर दी गई है, जो कि जो भी कंपनी के अंदर मिस गवर्नेंस है उसको कर्टेल करेगा। तो ऑडिटर हैव टू स्टेट मोर डिटेल अंडर कारो 2020 in order to strengthen the accountability of management through the mouth of auditor. कारो 2020 का मेन एम ये है कि अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग किया जाए कि मैनेजमेंट कोई भी मिस गवर्नेंस ना करे। तो फॉलोइंग आर द सम इम्पोर्टेंट चेंजेज इन कारो 2020 विच स्ट्राइव टू असर्ट अ ग्रेटर लेवल ऑफ ड्यू डिलिजेंस। जो भी मेन चेंजेस है कारो 2020 में, उसका हाईलाइटिंग जो भी पार्ट है वो यहाँ पे हमने समराइज किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कारो 2020 में क्या मेजर चेंजेस थे। फर्स्ट इज bringing into picture CSR detail which were missing in कारो 2016 to accord more accountability on companies who were not taking CSR seriously. Second, a going concern reporting is strengthened by adding additional clause on the company's capability to meet its liabilities. Third point है consideration of the issue of the previous auditor. Fourth point is separate reporting of negative cash losses visible in the cash flow statement. Fifth point है activity carried out by NBFC or HFC without valid certificates.
नेक्स्ट पॉइंट है डिस्क्लोजर ऑन द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स. नेक्स्ट है रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बट सरेंडर्ड इन द इनकम टैक्स असेसमेंट. नेक्स्ट है गिविंग ड्यू रिकॉग्निशन टू विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स. देन है मोर स्ट्रिंजेंट एंड डिटेल्ड डिस्क्लोजर ऑन लोन्स एंड एडवांसेज. नेक्स्ट पॉइंट है डिफाइनिंग मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज इन इन्वेंट्री वैल्यू एंड पीपीई वैल्यूज. एंड लास्ट पॉइंट है कंप्लायंस बाय कंपनीज हु हैव बीन सैंक्शनड वर्किंग कैपिटल लिमिट इन एक्सेस ऑफ ₹5 करोड़. इन सारे मेन पॉइंट्स को हमने डिफरेंट क्लॉजेज में कवर किया हुआ है, जिसकी रिपोर्टिंग कारो 2020 में करनी है, जो कि पहले नहीं थी. रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अंडर कारो 2020. अब हमने सारे जो भी क्लॉजेज है 2020 कारो 2020 के, वो यहाँ पे हमने समराइज किया हुआ है. सिर्फ यहाँ पे क्लॉजेज के नेम है, जो भी 21 क्लॉजेज हैं कारो 2020 के अंदर. फर्स्ट क्लॉज क्या था? डिटेल ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स. से पहले खाली क्या था, पहले हमने रिपोर्टिंग करनी होती थी रिपोर्टिंग ऑन फिक्स एसेट्स, वहाँ पे इंटेंजिबल एसेट्स कवर नहीं था. अब यहाँ पे टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों कवर हो गया है. सेकंड है डिटेल ऑफ इन्वेंट्री एंड वर्किंग कैपिटल. 2016 में खाली इन्वेंट्री था, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल आ गया है. थर्ड क्लॉज है डिटेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, एनी गारंटी और सिक्योरिटी और एडवांसेज और लोन गिवन. फोर्थ क्लॉज है कंप्लायंस इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन टू डायरेक्टर. फिफ्थ क्लॉज है कंप्लायंस इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड. सिक्स्थ क्लॉज है मेंटेनेंस ऑफ कॉस्टिंग रिकॉर्ड. सेवंथ क्लॉज है डिपॉजिट ऑफ स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज. एट्थ क्लॉज है अनरिकॉर्डेड इनकम. नाइन्थ क्लॉज है डिफॉल्ट इन रिपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स. टेंथ क्लॉज है फंड रेज्ड एंड यूटिलाइजेशन. 11th क्लॉज है फ्रॉड एंड विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स. 12th क्लॉज है कंप्लायंस बाय ए निधि कंपनी. 13th क्लॉज है compliance on transaction with related parties. 14th clause है internal audit system. 15th clause है non cash dealing with director. 16th clause है registration under section 45 IA of RBI Act. 17th है cash losses. 18th clause था resignation of statutory auditors. 19th clause था material uncertainty on meeting liabilities. 20th clause था transfer to fund specified under schedule 7 of Companies Act 2013. एंड लास्ट क्लॉज था क्वालिफिकेशन ऑन एडवर्स ऑडिटर रिमार्क इन अदर ग्रुप कंपनी. ये था हमारा कारो 2020 से रिलेटेड सारे क्लॉजेज, उसमें जो भी डिफरेंसेस था. उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा.